हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल कहानियाँ अजब गजब। तो फिर से ले आया हूँ फ्रेंड्स आप सबके लिए एक नई और यूनिक स्टोरी। और स्टोरी का नाम है द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल। ये स्टोरी भी फ्रेंड्स शर्लक होम्स सीरीज की एक और स्टोरी है और इस स्टोरी को लिखा गया है सर आर्थर कोनन डॉयल के द्वारा। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट विद द एडवेंचर ऑफ द ब्लू कार्बंकल। क्रिसमस के बाद की ये दूसरी खुशगवार सुबह थी। मैं डॉक्टर वॉटसन शर्लक होम्स के साथ था। वह पर्पल रंग के ड्रेसिंग गाउन में सोफे पर बैठा था। उसके सामने टेबल पर सुबह का अखबार पड़ा था। वो उसके डेली रूटीन में शामिल था और एक चीज़ थी जो उसके रूटीन में तो कतई शामिल नहीं हो सकती थी। वो एक फेल्ट हैट था, बेहद गंदा वो पुराना सा फेल्ट हैट। काफ़ी पुराना होने के कारण वो सख्त हो गया था। उस पर धूल जमी हुई साफ नजर आ रही थी। पास से कोई सूंघता तो शायद उसमें सीलन व मैल की बदबू भी आती, लेकिन किसी भी सूरत में वो हैट पहनने के योग्य नहीं था। ऐसा हैट शर्लक के पास क्या कर रहा है, ये सोचने का विषय था। शायद शर्लक सोच भी रहा था और उस पर कुछ काम भी कर रहा था, क्योंकि उसके सामने एक चिमटी और एक मैग्नीफाइंग लेंस जैसी जांच में काम आने वाली चीज़ें भी रखी हुई थीं। अब मेरे लिए ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि वो हैट की जांच कर चुका है या करने वाला है। दोनों ही सूरतों में वो मुझे बहुत ही बिजी लगा। कहीं मैं तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? मैंने पूछा। तुम कहो तो मैं कुछ देर बाद आ जाऊं? आप ऑलरेडी कुछ देर बाद ही आए हैं डॉक्टर वॉटसन, शर्लक ने मुस्कुराकर कहा। तो मैं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। बहरहाल मेरे हिसाब से आप बिल्कुल ठीक वक्त पर आए हैं डॉक्टर, क्योंकि मैं अपनी जांच पूरी कर चुका हूं। उसमें आपसे डिस्कशन की ज़रूरत अब भी है। शायद आप इस पुरानी दुरानी हैट की जांच कर रहे थे? हाँ, ये लगभग 3 साल पुरानी हो सकती है। किसकी हैट है ये? आपके पास कहाँ से आई, क्योंकि इसे लाने वाला कोई मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रहा। हा हा हा, आप भी जासूसों की तरह बातें करने लगे मिस्टर वॉटसन। आई रियली लाइक दिस। हाँ, तुम्हारी संगत का थोड़ा असर तो मुझ में भी आएगा ही। मैं उसकी बातों का रस लेते हुए बैठ गया। बाहर खिड़कियों पर बर्फ जमी हुई थी। उसके चमकदार क्रिस्टल्स बेहद आकर्षक लग रहे थे। बर्फ की ठंडक से बचने के लिए रूम के फायरप्लेस में आग जल रही थी, जो लगातार उस कमरे को गर्म रखे हुए थी। तुम कुछ इस हैट के बारे में बात कर रहे थे। हाँ, मुझे लगता है कि इसके साथ एक रहस्यमय कहानी जुड़ी हुई है, जिसे मैं आपके साथ डिस्कस करना ज़रूरी समझता हूँ। यह हैट है किसकी, ये अभी मैं नहीं जानता। तो जो कुछ जानते हो वो बताओ, क्योंकि मुझे तो यह हैट कई ऐसे क्लूज देती लग रही है जिसके पीछे छुपे क्राइम पर शायद तुम्हारी नज़र है। अरे नहीं नहीं, अपराध नहीं, शर्लक ने जल्दी से कहा। यह ऐसा ही है जैसा बड़े बड़े शहरों में रहने वाले लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक के साथ कोई छोटी सी घटना हो जाती है। हाँ, तुमने कई ऐसे केस भी हल किए हैं जिन्हें वास्तव में अपराध कहना ठीक नहीं होगा। जैसा मुझे याद एक केस था, आखिरी पन्ना, जिसमें एक लेखक को एक क्वीन से प्यार हो गया था और उसके ठुकराए जाने के बाद खिन्न होकर उसने अपनी लव स्टोरी को एक नॉवल का रूप दे दिया था। बाद में उसकी मौत के बाद क्वीन ने अपनी बदनामी के डर से उस नॉवल के मैन्यूस्क्रिप्ट को पाने के लिए उसके घर को खरीदने की मिस्ट्री तक क्रिएट कर दी थी। हाँ, ऐसा ही एक केस और था, जानते हो, आयरीन एडलर का, जिसमें किंग ऑफ बोहेमिया को उसके पास रखे उसके कुछ फोटोग्राफ्स भी चाहिए थे। तो क्या इस हैट से जुड़े केस को भी तुम इसी रूप में देखते हो? नहीं, पूरी तरह नहीं। ये हैट अपने मालिक को ऐसे ही किसी कहानी की तरफ इशारा ज़रूर करती है, लेकिन इसके पीछे की कहानी अभी मुझे समझनी ज़रूर है। कुछ बताओ तो, या पहेलियाँ ही बुझाते रहोगे? तो सुनो, तुम जानते हो पीटरसन को? जानते होगे कमिश्नर पीटरसन? हाँ, जानता हूँ, भले ही कभी मिला या देखा नहीं। ये हैट मुझे उन्हीं से मिली है। क्या ये उनकी है? नहीं, उनकी नहीं है। हाँ, उन्हें मिली ज़रूर है, और जिन हालात में मिली है उन्होंने ही उन्हें मेरे पास आने के लिए मजबूर कर दिया। यदि उन्हें ऐसा लगा तो वाकई इसमें कुछ ऐसी बात होनी चाहिए, यानी कि कोई अनोखी बात। लेकिन इस हैट के साथ एक चीज़ और भी है। एक चीज़? और क्या? हाँ, ये देखो, शर्लक ने मुझे एक सफ़ेद गूस यानी कि बत्तख दिखाई। ये गूस, हाँ, ये भी पीटरसन को इसी हैट के साथ ही मिली है। वो दोनों चीज़ों को मेरे पास ले आया। मैं समझता हूँ कि अभी क्रिसमस का दौर चल रहा है, तो क्यों ना हम इसे रोस्ट करके खाएं, और पहला काम हम यही करें। तो क्या पीटरसन ने इसे तुम्हारी दावत के लिए दिया है? कुछ ऐसा ही समझ लो। शर्लक ने अपने नौकर के हाथ गूस को रोस्ट करने के लिए भेजा।
कल सुबह लगभग 4 बजे की बात है। कमिश्नर पीटरसन, जिन्हें उनके विभाग का एक होनहार अफसर समझा जाता है, किसी काम से टॉटनहैम कोर्ट रोड से गुजर रहे थे। अचानक उन्होंने कुछ देखा। उन्होंने देखा कि एक लंबे कद का व्यक्ति, जिसके कंधे पर एक मरी हुई सफ़ेद गूस लटकी हुई थी, वहाँ से गुजर रहा है। यहाँ तक ध्यान देने वाली कोई ख़ास बात नहीं थी। उस आदमी ने एक हैट लगा रखा था। ये वही हैट है। हाँ, जैसे ही वो कुछ आगे बढ़ा, कुछ बदमाशों ने उसे घेर लिया। पीटरसन ये देखकर रुक गए। उनमें से एक ने अपने हाथ में पकड़ी हुई छड़ी से उसका हैट पीछे को उलट दिया। शायद वो उनके दल का लीडर था। हैट वाला आदमी खुद को घिरे पाकर घबरा गया। छड़ी वाले ने अपनी छड़ी को उसे मारने को ऊपर उठाया तो वो पीछे दुकान की खिड़की के शीशे से टकरा गई, जिससे शीशा टूट गया और उसकी ज़ोरदार आवाज़ हुई। उसी पल पीटरसन उस आदमी को बचाने को दौड़े। शीशे टूटने की आवाज़ और एक वर्दीधारी पुलिस वाले को आते देखकर बदमाश भी घबरा गए, और वो आदमी भी। हैट वाला आदमी अपने कंधे पर पड़ी घूस को वहीं फेंककर भाग खड़ा हुआ। बदमाश भी वहां नहीं रुके। वो सब भी ऐसे भाग गए जैसे जंग के मैदान से दुश्मन मैदान छोड़कर भागते हैं। पीटरसन ने देखा कि जब सभी भाग गए हैं तो फिर वो वहां क्या कर रहा है। उसने उस हैट को और घूस को उठाया और यहाँ चला आया। उसके यहाँ आने का कारण ये हैट और वो घूस ही थी। पीटरसन चाहते होंगे कि ये चीज़ें जिसकी हैं उसका पता लगाकर उसे लौटा दी जाएं, और ऐसा काम तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता था। तो क्या तुमने इन दोनों चीज़ों की जांच करके इनके मालिक का पता लगा लिया? इनकी जांच तो एक नई मिस्ट्री पैदा कर रही है। कैसी मिस्ट्री? घूस के बाएं पांव पर एक कार्ड बंधा हुआ था जिस पर लिखा था मिसेस हेनरी बेकर के लिए। तो उस आदमी ने जो हैट पहना था उसकी लाइनिंग पर अंग्रेज़ी के 2 शब्द लिखे हैं, H और B। ये दोनों शब्द भी हेनरी बेकर के इनिशियल्स हो सकते हैं, यानी इस हैट वाले आदमी का नाम हेनरी बेकर हो सकता है। अब समस्या ये है कि शहर में हज़ारों बेकर हो सकते हैं और सैकड़ों हेनरी बेकर। कैसे पता लगे कि इन चीज़ों का मालिक कौन है? सही हेनरी बेकर को ढूंढकर उसकी अमानत उस तक पहुंचाना आसान नहीं होगा। लेकिन घूस को तो तुमने रोस्ट करने को दे दिया। ये मैं बाद में बताऊंगा, मगर मैं समझता हूं कि ऐसा करना ज़रूरी था। तो अब तुम उस आदमी का पता लगाकर उसका हैट उस तक कैसे पहुंचाओगे? इसके लिए मैंने इस हैट की बारीकी से जांच की। इसकी जांच में मैंने उसकी पहचान पा ली है। मजाक कर रहे हो क्या? हैट से किसी की पहचान कैसे हो सकती है? उसी के लिए तो इस लेंस को मंगाया था। लेकिन केवल एक हैट से पहचान? ध्यान से देखो। मैंने हैट को उठा लिया। उसे ध्यान से देखा कि वो एक साधारण सा काले रंग का गोलाकार हैट था। सभी हैट गोल होते हैं। वो बेहद गंदा था। कोई पहनेगा और उसे धोएगा नहीं तो यकीनन गंदा ही होगा। इस समय तो वो पहनने के भी लायक नहीं था। मुझे तो उसमें लाख सिर खपाने पर भी कोई ऐसा ख़ास क्लू दिखाई नहीं पड़ा जो किसी की पहचान को उजागर कर रहा हो। उस पर हैट बनाने वाली कंपनी का नाम तक नहीं लिखा था। एक साइड में इंग्लिश के H और B अवश्य लिखे थे, पर उनसे क्या पता चल सकता था? उसको ठोड़ी पर बांधने वाला इलास्टिक भी टूटा हुआ था। एक बात और थी कि वो इतना मैला कुचैला हो गया था कि कई जगह से तो उसके धब्बे छुपाने के लिए काले रंग का इस्तेमाल भी किया गया था। मुझे तो इसमें कुछ भी खास दिखाई नहीं पड़ रहा है। मैंने उस हैट को वापस शेरलॉक को दे दिया। मेरे दोस्त वॉटसन, दिखाई तो इसमें सब कुछ पड़ रहा है, लेकिन तुम देख नहीं पा रहे हो। हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास तुम्हारी जैसी तेज पैनी नज़र नहीं है। अब तुम बताओगे भी? उसने हैट को मेरे हाथ से ले लिया। फिर वो उस हैट की विशेषताएं बताने लगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस हैट में वो कौन सी चीज़ें हैं जो उस इंसान की पहचान को उजागर करती हैं और प्रूव करती हैं कि इसे पहनने वाला आखिर कैसा इंसान होगा। वह इंसान कभी बहुत पैसे वाला रहा हो सकता है। पिछले 3 सालों तक उसकी हालत अच्छी रही होगी, लेकिन अब पिछले कुछ समय से शायद वो अपने बुरे दौर से गुजर रहा है। यह इंसान लोगों की निगाहों में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखना चाहता है। इस इंसान के बाल ग्रे रंग के हैं और इसने अभी कुछ दिनों पहले ही अपने बालों की कटिंग करवाई है। चौड़े माथे और बड़े सिर वाला यह इंसान नींबू की खुशबू वाली क्रीम लगाता है। यह इंसान अपनी पत्नी को भले ही चाहता हो, पर इसकी पत्नी इसे प्यार नहीं करती। ये जो भी है, अपने घर में लैंप की बजाय मोमबत्ती का इस्तेमाल करता है। मैं आश्चर्य के साथ शेरलॉक का मुंह ताकता रहा। उसने इतना कुछ बता दिया था और मैं इनमें से एक भी बात नहीं बता पाया था। अब तुम ये ज़रूर जानना चाहोगे कि मैंने ये सब कैसे जाना। प्लीज़ बताओ होम्स। ये हैट लगभग 3 साल पुराना है। ये बेस्ट क्वालिटी का हैट है, काफ़ी महंगा, जिसे उस समय वही खरीद सकता था जिसकी माली हालत काफ़ी अच्छी हो। लेकिन यदि
इस इंसान ने ख़राब होने के बाद भी भविष्य में ऐसा दूसरा कोई हैट नहीं खरीदा, तो इसका मतलब यही हो सकता है कि भविष्य में चलकर उसकी माली हालत ख़राब हुई होगी। यहाँ तक कि कई जगह से घिर जाने के बाद भी उसने हैट की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए उन जगहों पर काला रंग भी किया हुआ है। इससे यह पता चलता है कि वो सेल्फ रिस्पेक्ट के मामले में गंभीर है और लोगों के सामने अपनी फाइनेंशियल पोजीशन का पता नहीं चलने देना चाहता। लेंस द्वारा हैट के अंदर की तरफ की लाइनिंग की जांच करने पर मैंने यहाँ ताज़े कटे हुए बालों को फंसे देखा। ये एक ही साइज़ के बारीक बालों के टुकड़े थे, जैसे किसी नाई की दुकान से कटिंग करवा कर लौटे किसी इंसान के सिर में छूटे रह जाते हैं और अक्सर नहाते समय तौलिया या नहाने के साबुन इत्यादि पर भी दिखाई पड़ते हैं। हैट की इसी लाइनिंग पर लाइम क्रीम की भी खुशबू आ रही है। लेकिन तुमने ये कैसे पता लगाया कि उसकी पत्नी उसे प्यार नहीं करती? क्या पता उसकी पत्नी ही ना हो, वो अभी कुंवारा ही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो कुंवारा नहीं है। इस हैट पर धूल की मोटी परत जमा है। ये धूल ब्राउन कलर की है, जैसा कि आमतौर पर घरों में पाई जाती है। बाहर सड़कों पर पाई जाने वाली धूल काले या ग्रे रंग की होती है। धूल तभी जमा हो सकती है जबकि हैट की देखभाल ना की जा रही हो। हैट एक सामान्य व्यक्ति के सम्मान की प्रतीक वस्तु है। कोई भी पत्नी जो अपने पति को प्यार करती होगी वो हमेशा उसकी हैट को ज़रूर साफ करके रखेगी। ये हैट काफ़ी दिन तक घर के भीतर कहीं टंगी रही होगी। पत्नी इसकी केयर करती होती तो इस पर धूल नहीं दिखती। और यह बात बिल्कुल मान्य नहीं है कि उसकी पत्नी नहीं है कि वो कुंवारा है। ये गलत है। उसके कंधे पर जो गूस थी उसे वो अपनी पत्नी को ही भेंट में देने के लिए ले जा रहा था। याद करो, गूस के पंजों में बंधा हुआ वो कार्ड जिस पर लिखा था मिसेस हेनरी बेकर के लिए। अरे तुम तो ग्रेट हो शेरलॉक होम्स, पर घर में मोमबत्ती जलाने की बात कैसे पता चली? वेरी इजी माय डियर वॉटसन। हैट कई जगह से जली हुई है, जिसका मतलब है कि घर में मोमबत्ती जलाई जाती है। जब कोई हैट लगाया हुआ व्यक्ति हाथ में मोमबत्ती उठाकर इधर उधर जाता है तो उसकी लौ चेहरे तक ऊंची उठी होती है। इस कारण उसकी लौ अनजाने में हैट को छू जाती होगी। हैट पर ऐसे जलने और काले धुएं के 5-6 निशान हैं, हालांकि उन्हें काले रंग से छुपाने की कोशिश की गई है। अरे वाकई तुम तो मास्टर डिटेक्टिव हो शेरलॉक होम्स। मैं ही नहीं, कोई भी मेरी तरह ग्रेट हो सकता है। बस नज़रों को चाक चौबंद रखना ज़रूरी है और एक इंटेलेक्चुअल माइंड का होना भी बहुत ज़रूरी होता है। हेलो जेंटलमैन। तभी कमिश्नर पीटरसन ने वहाँ कदम रखा। आइए आइए कमिश्नर साहब, क्या उस हैट वाले का कुछ पता चला? हम उसी पर चर्चा कर रहे थे। एक मिनट, ये तो गूस के रोस्ट होने की खुशबू है। जी हाँ सर, मैं उसे रोस्ट करवा रहा हूँ। लेकिन क्या तुमने उसे? हाँ, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। तो तुमने उसे अपना चारा बना लिया? नहीं, मैं आपका भी इंतज़ार कर रहा था। ये देखिए, शेरलॉक के हाथ में एक नीले रंग का शानदार हीरा चमक रहा था और चेहरे पर एक अर्थपूर्ण मुस्कान थी। ये क्या है? ब्लू डायमंड। लेकिन हैट और गूस के बीच में ये ब्लू डायमंड कहाँ से आया? ये बत्तख रोस्ट करते हुए, यानी कि गूस रोस्ट करते हुए मुझे मिला है सर। क्या ये हैट में था? नहीं, उस गूस में। व्हाट? यस, मैंने जब इस गूस को रोस्ट करवाया और उसको काटने के लिए अलग रखा तो ये उसी में से निकला और ये उसकी गर्दन में अटका हुआ था। गूस की गर्दन में ब्लू डायमंड? ये कैसी बात है? हाँ, इसलिए ही तो मैंने उसे रोस्ट करने का विचार किया था। मतलब तुम उसे उसके गले में देख चुके थे? मुझे उसके गले की स्किन में कुछ नीलापन दिखाई पड़ गया था। गूस का गला कुछ सूजा हुआ सा था। मुझे लगा वहाँ कुछ हो सकता है। उसका पता बिना उसके कटे नहीं लगाया जा सकता था। वहाँ ये हीरा मुझे मिला। ये तो बेहद कीमती है। उस हीरे को देखते हुए कमिश्नर का मुंह खुला रह गया। क्या इसे देखकर किसी की याद आती है? हाँ, यकीनन। यह मोरकर की महारानी का बेहद प्रिय ब्लू कार्बंकल है। यह हीरा होटल कॉस्मोपॉलिटन से चोरी हो गया था। अखबारों में इसकी खोज के लिए विज्ञापन दिए गए थे। इसकी तलाश के लिए तगड़ा रिवॉर्ड रखा गया था। सिर्फ 5 दिन पहले ही इसकी चोरी में जॉन हॉर्नर नाम के एक प्लम्बर को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे। वो इस समय भी जेल में है। यह है अखबार में छपी वो खबर। शेरलॉक होम्स ने एक अखबार उनके सामने फैला दिया। अखबार में जो खबर छपी थी वो इस तरह से थी: होटल कॉस्मोपॉलिटन से ब्लू कार्बंकल की चोरी में प्लम्बर जॉन हॉर्नर गिरफ्तार।
जानकारी के मुताबिक होटल के मुख्य अटेंडेंट जेम्स राइडर ने इस बात का सबूत दिया कि प्लम्बर जॉन हॉर्नर उस दिन महारानी के ड्रेसिंग रूम में गया था। उसने बताया कि वो खुद भी उसके साथ गया था, लेकिन बाद में वो अपने काम से चला गया तो लौटने पर उसने जॉन हॉर्नर को गायब पाया था। तिजोरी को तोड़ा गया था। एक प्लम्बर के पास उसे तोड़ने के सभी औजार मौजूद हो सकते थे। राइडर ने उसी समय अलार्म बजाकर चोरी के बारे में सबको आगाह कर दिया था और उसी दिन शाम को ही इंस्पेक्टर ब्रेडस्ट्रीट द्वारा हॉर्नर को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बावजूद भी ब्लू कार्बंकल को बरामद न किया जा सका। कोर्ट में चीख चीख कर जॉन खुद को बेकसूर बताता रहा था। तो ये है आपके पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई कमिश्नर साहब, शर्लक ने गहरी सांस लेकर कहा। ब्लू कार्बंकल यहाँ है हमारे पास, जिसकी चोरी के इल्ज़ाम में एक शख्स बेकार में सज़ा काट रहा है। ये हमें मिला है एक गूस के गले में। गूस हमारे पास पहुंची है किसी हेनरी बेकर के नाम के इंसान द्वारा, जो एक गंदा सा हैट पहनता है, और मैं उसके बारे में बताकर मिस्टर वॉटसन को काफ़ी बोर भी कर चुका हूँ। ब्लू कार्बंकल उस इंसान के पास कैसे पहुँचा, ये पता लगाने के लिए उस इंसान हेनरी बेकर का मिलना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमें तुरंत अखबारों में एक ऐड देना होगा। ये काम तुरंत होना ज़रूरी है कमिश्नर साहब। लेकिन ऐड देने से काम ना चला तो? मेरा मतलब अगर वो इंसान हेनरी अखबार ही ना पढ़ता हो तो फिर क्या करेंगे? फिर हम उस तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। हम अखबार में कैसा विज्ञापन देंगे? मैंने पूछा। मेरे विचार में मुझे एक कागज़ और पेंसिल की ज़रूरत है। मैंने उसे कागज़ और पेंसिल लाकर दिए। उसने लिखा, गॉज स्ट्रीट पर क्रिसमस की सुबह पाया गया एक काला हैट और हूज़ जो किसी हेनरी बेकर की है। यदि हेनरी बेकर इस विज्ञापन को पढ़ रहे हैं तो 221B बेकर स्ट्रीट से आकर अपनी चीज़ें ले सकते हैं। हमारी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वो इसे पढ़े। वो इसे ज़रूर पढ़ेगा क्योंकि उसने अपनी कीमती चीज़ों को खोया है। घटनास्थल पर एक खिड़की का कांच भी टूटा है। फिर इस घटना में एक उच्च पुलिस अधिकारी भी इन्वॉल्व हुआ है। वो ज़रूर जानना चाहेगा कि उस घटना का क्या अंजाम हुआ। फिर हम उसका नाम बड़े शब्दों में छपवा रहे हैं। वो कम से कम अपना नाम अखबार में देखकर ज़रूर उस खबर को पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएगा। हो सकता है कोई दूसरा भी उसे उसके नाम के कारण इस समाचार के बारे में बता दे, पर यह समाचार आज शाम के अखबारों में छप जाना चाहिए। ये काम मैं तुरंत पूरा करवाता हूँ, लेकिन इस हीरे का क्या करना है? मिस्टर पीटरसन, इसे अभी मेरे पास ही रहने दें। ये आपके पास सुरक्षित रहेगा। एक काम और आपको करना होगा कमिश्नर पीटरसन। वो क्या? एक घूस मुझे शाम से पहले भिजवानी होगी, ताकि यदि वो इंसान मेरे पास आए तो मैं उसे उसकी सभी चीज़ें लौटा सकूं। ओह, मैं समझ गया। पीटरसन के जाने के बाद शर्लक ने उस हीरे को उठाया। सचमुच ये इतना आकर्षक और बेशकीमती है कि किसी का भी मन इसे चुराने को ललचा सकता है। वैसे भी इस हीरे के काले इतिहास को मैं जानता हूँ। इसके पीछे 2 खून हो चुके हैं। इसके लिए एक शख्स आत्महत्या कर चुका है। कई बार इसे लूटने की नाकाम कोशिशें की जा चुकी हैं। समझ में नहीं आता कि ऐसे खूनी इतिहास रखने वाले हीरे को चुराने वाले को इससे क्या हासिल होना है। या तो जेल, या फिर फांसी, या कोई भारी मुसीबत। अभी मैं इसे अपने लॉकअप में रख देता हूँ और हमें महारानी को भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि वो चैन की सांस ले सकें। क्या तुम जानते हो कि प्लम्बर जॉन हॉर्नर इस केस में निर्दोष होगा? अभी नहीं कह सकता। क्या हेनरी बेकर इसका चोर होगा? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि उसे तो शायद पता भी नहीं होगा कि इस घूस में कोई कीमती हीरा भी है। यदि वो हमारा विज्ञापन पढ़कर हमारे पास पहुंचता है तो इसका पता तो कुछ क्षणों में लग ही जाएगा। तो अभी फ़िलहाल इस केस से संबंधित तुम्हारे पास कुछ करने को नहीं है? नहीं तो फ़िलहाल मैं अपने एक पेशेंट को देखने जा सकता हूँ, लेकिन मैं शाम को इस केस का अंजाम देखने ज़रूर समय पर पहुँच जाऊँगा। यह कहते हुए मैं चला गया। मैं शाम को होने का बेचैनी से इंतज़ार करने लगा। शाम को जब मैं वापस बेकर स्ट्रीट पहुँचा तो मैंने वहाँ एक लंबे इंसान को खड़े पाया जिसने लंबा कोट पहना हुआ था। थोड़ी देर में वो और मैं शर्लक होम्स के सामने थे। उसने अपना वही परिचय दिया जो मैं उससे उम्मीद कर रहा था। उसने कहा, मुझे हेनरी बेकर कहते हैं। मुझे आपका ही इंतज़ार था, शर्लक ने कहा। क्या ये हैट आपका ही है? हाँ, वो बुरे पल थे जब घबराकर मैं इसे छोड़कर चला गया था। वो बेहद शालीनता के साथ पेश आ रहा था। वो बेहद शिष्टता के साथ बोल रहा था। उसने अपने हैट की तरफ देखते हुए कहा था। मैं देख रहा था कि उसके बाल छोटे थे। उसने कुछ दिन पहले ही कटिंग करवाई थी, जैसा शर्लक ने कहा भी था। हमने आपका हैट तो संभाल कर रखा, लेकिन आपकी बर्ड को हम खा गए, क्योंकि इतने दिन तक उसे संभाल कर रखना संभव नहीं था। मैं तो दोनों ही चीज़ों को खो चुका था। अब कम से कम मुझे मेरा हैट तो मिला।
यह मेरे पुराने अच्छे दिनों की इकलौती यादगार है। उसने अपनी इस माली हालत को खुद ही स्वीकार किया, जिसे शर्लक उसका हैट देखने के बाद पहले ही बता चुका था। लेकिन हमने आपके लिए दूसरी घूस का इंतज़ाम करवा दिया है। हाँ, उसे मैं अपनी पत्नी को उपहार में देना चाहता था। वो काफ़ी दिनों से रोस्ट घूस खाने की इच्छा कर रही थी। मैं उसे खरीद पाने की हैसियत में नहीं था। हाँ, लेकिन फिर भी आप चाहें तो हमने उसके टूटे पंख, पंजे, चोंच व पेट का वेस्ट वगैरह संभाल कर रखे हैं। आप उन्हें ले सकते हैं। शर्लक ने ऐसा मजाक क्यों किया था, ये मेरी समझ से बाहर था। आप मजाक कर रहे हैं? वो इस मजाक पर थोड़ा हंसा। हाँ, शायद, शर्लक ने कहा। अब आप अपनी हैट ले सकते हैं। उसने हैट उठा ली। और वो रही आपकी घूस। थैंक यू वेरी मच सर। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने वो सफ़ेद बर्ड कहाँ से ख़रीदी थी? क्योंकि वो एक अच्छी मासल किस्म की घूस थी। मुझे अक्सर ख़रीदनी होती है। मैं सोचता हूँ कि भविष्य में मैं वहीं से ख़रीदूँगा जहाँ से आपने ली है। इसके लिए आपको घूस क्लब का मेंबर बनना होगा सर। ये क्लब अल्फ़ा इन के पास है। ओके मिस्टर हेनरी, थैंक्स वेरी मच। इसके बाद हेनरी चला गया। शर्लक वापस मेरी तरफ पलटा। आप सोच रहे होंगे कि मैंने उसे जाने क्यों दिया। हाँ, जाने देना ही था तो फिर अखबार में विज्ञापन देकर उसे यहाँ बुलाया ही क्यों? मैं उसे देखकर ही समझ गया था कि वो हीरे के बारे में कुछ नहीं जानता। वो कैसे? इसके लिए मैंने उसे गूस के पंख, पंजे इत्यादि ले जाने की ऑफ़र दी थी। यदि उसे हीरे का पता होता तो वो गूस की वेस्ट को भी ले जाने की बात करता, क्योंकि उसे गूस के पेट के वेस्ट में अपना हीरा मिलने की पूरी पूरी उम्मीद होती। ओह, और वैसे भी फिर वो घटना के वक्त गूस को छोड़कर ना भागता, उसे ले जाने की कोई ना कोई कोशिश ज़रूर करता। इसके बाद 15 मिनट में हम लोग अल्फ़ा इन पर बने ब्लूम्सबरी क्लब में थे। वहाँ पहुंचकर शर्लक ने एक खुरदुरे चेहरे वाले को 2 ग्लास बियर का ऑर्डर दिया। जब वो बिल लेकर आया तो शर्लक ने कहा, आपकी बियर भी आपके गूस की तरह ही स्वादिष्ट थी। क्या मतलब? हम तो गूस नहीं बेचते। हाँ, मैं जानता हूँ। हमें अभी कुछ देर पहले ही मिस्टर हेनरी बेकर ने आपके क्लब के बारे में बताया है। वो आपके क्लब के मेंबर हैं। ओह, लेकिन वो गूस हमारे क्लब में नहीं पाली जाती सर। मैंने क्लब के सदस्यों के लिए लगभग 2 दर्जन गूस कोवेंट गार्डन मार्केट के एक सेल्समैन ब्रेकनरिज से खरीदी थी। ओह, मैं उसे नहीं जानता। बहरहाल, इस जानकारी का शुक्रिया मिस्टर। उसके बाद हम दोनों वहाँ से कोवेंट गार्डन मार्केट चल पड़े। शर्लक ने कहा, अब इस ब्रेकनरिज की तलाश करनी होगी, क्योंकि इस केस में एक इंसान को 7 साल की सज़ा हो सकती है। मुझे लगता है कि पुलिस ने अपनी जांच ठीक से पूरी नहीं की। यदि मैं ऐसा कर सकूं तो हो सकता है कि हम प्लम्बर जॉन हॉनर के विरुद्ध कोई पुख्ता सबूत ढूंढ सकें, या फिर हो सकता है कि हमारी इन्वेस्टिगेशन से वो निर्दोषी साबित हो। हम शीघ्र ही कोवेंट गार्डन मार्केट में एक दुकान के सामने खड़े थे जिस पर ब्रेकनरिज का नाम लिखा था। फिलहाल इसी एजेंट की हमें तलाश थी। उस वक्त वो अपनी दुकान का शटर गिरा रहा था, यानी कि दुकान बंद कर रहा था। ब्रेकनरिज से हमें बड़ी मुश्किल से मिसेस ऑक्शॉट और उसके पोल्ट्री फार्म का पता लगा। ब्रेकनरिज कुछ अड़ियल टाइप का इंसान था। वो उस जगह का पता बताने को तैयार नहीं था जहाँ से वो इन बर्ड्स को लाया था। शायद उसे अपने धंधे के डूबने का खतरा हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं हम वहाँ जाकर उससे ही सीधे गूस न खरीद लें। शर्लक को पता चलने के लिए एक ट्रिक का इस्तेमाल करना था, जो उसने करी। फिर जैसे ही हम वहाँ से जाने लगे तो एक भारी चेहरे वाला व्यक्ति उसकी दुकान में घुसा और आते ही तोड़फोड़ मचाने लगा। मैं शर्लक के इशारे पर ठिठक कर रुक गया और हम दोनों वह दृश्य देखने लगे। वह व्यक्ति चीख चीख कर कह रहा था, अगर अब तुमने मुझे नहीं बताया कि मिसेस ऑक्सफोर्ड से खरीद कर लाई हुई गूस तुमने किस किस को कहाँ कहाँ बेची है तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। लेकिन तुम ये क्यों जानना चाहते हो? उनमें से एक गूस मेरी भी थी जो भूल से तुम्हारे पास चली गई। इस भूल के लिए तुम मिसेस ऑक्सफोर्ड को दोष दो और उनके पास जाओ। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम बस मुझे उन लोगों के नाम पते बता दो जिन्हें तुमने वो गूस बेची है। अगर तुम यहाँ से फ़ौरन नहीं गए तो मैं तुम्हें एक पता तो ज़रूर बता सकता हूँ, अस्पताल का। वो उससे भी 4 गुना तेज स्वर में चिल्लाया। हम इनकी लड़ाई में क्या कर रहे हैं? मैंने पूछा। इनकी लड़ाई के कारण हमारा मिसेस ऑक्सफोर्ड के यहाँ जाने का फालतू का चक्कर बच गया। क्या मतलब? मतलब अभी पता चल जाएगा। ब्रेकनरिज ने उस व्यक्ति की ओर देखा और उसे घूर कर उसे ज़ोर से धक्का देकर बाहर का रास्ता दिखा दिया। फिर इससे पहले कि वो वापस अंदर जाता, शर्लक ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके घूर कर शर्लक को देखने का अंदाज मुझे बड़ा अजीब लगा, जैसे वो शर्लक को मार ही डालेगा।
मुझे लगा कि कहीं वो हाथ ना उठा दे, पर इसके लिए शर्लक तैयार था। उस व्यक्ति ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की। शर्लक ने उससे कहा, तुम्हारी घूस के बारे में वो सचमुच कुछ नहीं जानता। ये मेरा मामला है, तुम बीच में बोलने वाले कौन होते हो? वो दहाड़ा। मैं कुछ तो होता हूँ। यदि तुम्हें उस घूस के बारे में जानना है तो इस जगह से बाहर चलो। तुम उस घूस के बारे में कैसे जानते हो? कौन हो तुम? उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। मेरा नाम शर्लक होम्स है और मैं वो सब जानता हूँ जिसे कोई जानने का इच्छुक नहीं होता। तुम कोई पागल हो, तुम इस बारे में कुछ नहीं जानते। गलतफहमी में मत रहो, मैं सब जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? यही कि तुम उन बर्ड्स का पीछा क्यों कर रहे हो जिन्हें ये सेल्समैन ब्रैकनरिज ब्रिक्सटन रोड पर स्थित मिसेस ऑक्सफोर्ड के पोल्ट्री फार्म से ख़रीद कर लाया था। मैं पीछे क्यों करूँगा? मैं तुम्हें बताता हूँ कि उन गूस को इसने अल्फ़ा क्लब के मिस्टर विंडीगेट को बेच दिया, जहाँ से गूस चली गई क्लब के एक मेंबर हेनरी बेकर को, और तुम्हें उसी गूस की तलाश है। क्या मतलब? उसमें ऐसी क्या बात है? तुम क्या बक रहे हो? यदि मैं बक रहा हूँ तो फिर ठीक है, अब तुमसे कल पुलिस के साथ मुलाकात होगी। नहीं नहीं, वो भयभीत दिखाई पड़ा। तो फिर मेरे विचार में हमें किसी ऐसी जगह पर चलना चाहिए जहां तुम मुझे सारी बातें खुलकर और साफ साफ बता सको। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि द ब्लू कार्बंकल स्टोरी में किस तरह से शर्लक होम्स ने ऑलमोस्ट इस केस को क्रैक कर लिया है। आगे की कहानी के लिए हम इसके नेक्स्ट पार्ट में चलेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे द ब्लू कार्बंकल के नेक्स्ट और फाइनल पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।